तो आपको बता दें छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और इस छठे चरण में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 14 सीटों पर यहां मतदान हो रहा है। अगर बात करें बिहार की तो यहां पर 8 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर 10 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कई बड़े चेहरों ने आज मतदान में हिस्सा लिया है और एक संदेश देने की कोशिश यहां पर यह की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आगे बढ़ चढ़कर मतदान करें। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी इस समय जुड़ गए हैं आज छठे चरण पर बातचीत करने के लिए। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, दिन भर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब 1 बजने वाला है, आधा दिन गुजर चुका है। जो तस्वीरें आ रही हैं मतदान को लेकर, जो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आया है, 25% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, तो क्या लगता है इस बार उम्मीद छठे चरण में भी चौथे और पांचवें चरण जैसी कहानी देखने को मिलेगी, ज्यादा बढ़ेगा मतदान? मुझे लग रहा है इस चरण में मतदान ज्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर खासी मशक्कत की है, काफी जोर दिया है इस पर, तो उसके चलते मतदान तो बढ़ेगा। और जो जिस तरह का उत्साह लोगों में प्रचार के दौरान देखने को मिला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हों या इंडिया गठबंधन की रैलियां हों, हर जगह उसमें इस बार पार्टिसिपेशन और रिस्पांस ज्यादा दिखाई दिया है। उसके चलते मुझे लगता है कि मतदान बढ़ेगा। और जो ये आंकड़े भी आए हैं शुरुआती, इन आंकड़ों में भी ये चीज दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या दूसरी जगहों पर भी आप देखें, उड़ीसा को देखें, हर जगह पर, बंगाल में तो है ही है, बंगाल में तो रहता ही है ज्यादा मतदान। तो इन सब जगहों पर मतदान का जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये दिख रहा है, शाम होते होते अच्छा मतदान देखने को मिलेगा। हिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर है CSDS का। आपको क्या लगता है इस फेज में 58 में से 40 सीटें जो है बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? जो है कुछ सीटें जो है वो ममता बनर्जी ने जीती हुई। देखिए, इस समय की तुलना करने का एक और पक्ष है जिसको कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उस समय में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अब वो है। तो एक तो कारण मुझे लगता है कि ये है। दूसरी चीज़ ये है कि किन लोगों को टिकट दिया गया और उन्होंने कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ा, इस बात से भी तय होगा कि इस वाले चरण में परफॉर्मेंस क्या होगी। लेकिन इसमें एक और बात याद रखने वाली है, ये छठा चरण है और इसकी 2 ऐसी विशेषताएं हैं जो कि पहले के चरणों वाली नहीं थी। पहली चीज़ तो ये है कि जो वोटर है वो इन्फॉर्म्ड वोटर है। अब वोटर के पास में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसी तरह से जो कैंपेन है उसकी भी अपनी, मैं ये कहूँगा कि वो अपने पीक पर पहुँच गया है। और जब कैंपेन अपने पीक पर पहुँच जाता है तो उससे 2 चीज़ें निकलती हैं। एक ये होता है कि वोटर टर्नआउट पर असर पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं इस बार। मुझे उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शनियरिंग जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, वो थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती है और ये भी हमें दिख रहा है। तो इसीलिए ये वाले 58 सीटों पर ये कहना कि ये किस ओर निर्णायक रुख लेंगी, अभी थोड़ा जल्दी होगा। चलिए, राजेंद्र जी का यहां पर हम रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, इस चुनाव के अंदर एक और खास बात है, जिस कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स कर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, इस बार वो दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 2 स्टेट्स हैं, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा में 10 की 10 बीजेपी के खाते में, दिल्ली में 7 की 7 बीजेपी के खाते में। इस बार ये अलायंस में है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं इस बार की लड़ाई में? देखिए, हरियाणा में तो जो पहले से जिस तरह का दिख रहा था, उसमें यह दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस कहीं अपना स्पेस रिगेन करती हुई नजर आ रही थी। और जब आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ तो एक सीट आम आदमी पार्टी उसमें लड़ रही है, उससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है। लेकिन दिल्ली के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि 7 सीटों पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है और 6 पर मजबूत है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। वहां का जो वोट परसेंटेज रहा है 2014 में भी और 2019 में भी, और इसके अलावा जिस तरह की चीजें पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में दिखाई दी और जिस तरह के नैरेटिव्स वहां खड़े करने की कोशिश की गई, उससे ये कह पाना कि दिल्ली में बहुत साफ तौर पर कोई आगे है, थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। हाँ, ये बात सही है कि 2019 जैसा मामला नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता हुआ वह नजर आ रहा है, दिख रहा है। चलिए हिलाल अहमद साहब, दो बेसिक से सवाल है
क्या आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस का जाएगा या कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, क्योंकि विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं। और दूसरा, क्या केजरीवाल जी को सहानुभूति वोट मिले? देखिए, जो पहले सवाल की बात है तो वो तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इतना जल्दी हमको इस आकलन पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमको वोटर और वोटर को बूथ तक लाने वाला कार्यकर्ता दोनों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो वोटर है वो हमेशा दिल्ली के खास विषय में कि दिल्ली का वोटर इस बात को जानता है कि उसका एमपी कौन है और एमएलए कौन है, तो इसलिए उसका जो वोटिंग ट्रेंड है, पैटर्न है, वो अलग अलग होता है। हमने ये देखा है पिछली बार भी, और पिछले 4-5 सालों से ये चीज बहुत स्पष्ट, 4-5 चुनाव से, क्योंकि दिल्ली एक यूनिक प्रदेश है। 38% वोट है, वो पेंडुलम की तरह स्विंग होता है। वो लोकसभा में बीजेपी को जाता है और वही विधानसभा में आपको जाता है। तो ज्यादा बड़ा इसमें जो रोल प्ले करता है वो व्यक्ति है जो कि किसी पार्टी का है और वोटर को ला रहा है। कुछ सीटों पर ये बहुत स्मूथ हो जाता है, जैसे कि चांदनी चौक वाली सीट पर। चांदनी चौक में पिछली बार भी जो जीत और हार का फासला था बहुत कम था, तो इस बार में ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आसानी से होगा। नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीट है वहां पर एक कन्वर्जन आसानी से होगा, लेकिन और सीटों पर ये कन्वर्जन इतनी आसानी से नहीं होगा। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि जो सहानुभूति वाली बात है, केजरीवाल के बाहर आने से कैंपेन के अंदर जाना ही है, इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो सहानुभूति वाली बात है वो शायद मुझे नहीं लगा कि उसको इतना ओवर प्ले करना चाहिए कि वो चुनाव का परिणाम बदल दे। राजेंद्र जी से पूछ लेते हैं। हाँ, एक सवाल राजेंद्र जी से यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा। राजेंद्र जी, हिलाल ने जो बात की चांदनी चौक की, मार्जिन की बात की, चांदनी चौक ऐसी सीट थी जहां पर सबसे कम मार्जिन रहा था और सबसे कम मार्जिन भी 2.25 लाख वोट से ऊपर था। अगर हम बात करें दिल्ली में मार्जिन की, तो 2 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा था, 3 सीटों पर 3 लाख से ज्यादा था, और 2 सीटें ऐसी थी जहां 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई थी। ये बड़ा मार्जिन क्या कोई आधार है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का? नहीं, ये बात तो मैंने पहले कही थी कि वहाँ थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्जिन्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो इश्यूज खड़े हुए हैं वो इश्यूज अलग तरह के हैं, और उनसे जो जो तबका प्रभावित होता है उसमें फिर वो बात नहीं रह जाएगी कि दिल्ली में जो पैटर्न चला आ रहा है पिछले 2-3 चुनाव से, कि विधानसभा में अलग से वोट कर रहे थे और लोकसभा में अलग से कर रहे थे। देखना ये होगा क्या संविधान और आरक्षण का जो इशू खड़ा हुआ है और जिसमें जो तबका उसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो तबका क्या विधानसभा और लोकसभा की तरह सोचेगा या उन इश्यूज पर वोट करेगा। ये इंटरेस्टिंग है वहां पर देखना। और ऐसे में अगर ये जो नैरेटिव्स खड़े हुए हैं ये अगर चलते हैं, प्रभावी होते हैं, तो फिर ये 3 लाख और 2 लाख के मार्जिन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में चीजें बहुत आसानी से एक तरह से इनको कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नैरेटिव्स नहीं चलते और भारतीय जनता पार्टी के जो नैरेटिव हैं वो चलते हैं, तो फिर ये मार्जिन बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे यहाँ। जी, ये तो हो गई दिल्ली की बात हमने कर ली, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के भी 14 सीटों पर चुनाव होने और धीरे धीरे हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि पूर्वांचल जो है वो एक तरह से बीजेपी के कब्जे में। बिल्कुल, लेकिन वहाँ भी स्थिति वैसी नहीं है जैसे 2019 में थी। बीजेपी का, देखिए बीजेपी को जब भी हम बीजेपी कहते हैं तो उसमें एक फैक्टर है मोदी फैक्टर, तो इसलिए उस फैक्टर को तो हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग, हमारा जो चुनाव है वो निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं ये जाना। जैसे कि जो प्रयागराज वाली दोनों सीटों की अगर हम बात करें, फूलपुर और इलाहाबाद, तो दोनों पर ये नहीं है कि मोदी फैक्टर की वजह से वोट पड़ रहा है, बल्कि मैंने वहाँ फील्ड वर्क किया और मुझे जो मेरे जो इम्प्रेशंस हैं वो ये हैं कि वो डिवाइडेड है, इतना स्पष्ट नहीं है, इतना सीधा नहीं है कि ये कहा जाए कि मोदी के नाम पर वोट होगा और उसके बाद में लोग एक ही तरह से वोट करके उसी तरह बीजेपी को 2019 की तरह वापस लेकर आएंगे। तो इसलिए उस जगह पर भी एक चीज़ तो बहुत साफ है, वो ये है कि संस्थाओं और नेताओं के प्रति असंतोष है, लेकिन वो असंतोष किस ओर जा रहा है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। चलिए, यही बात है कि बीजेपी ने बहुत सारे अपने चेहरे जो है बदले, दिल्ली में भी 6 बदले और उत्तर प्रदेश में भी 6 बदले। राजेंद्र तिवारी के पास चलते हैं। क्या आपको लगता है सर कि महिलाओं की जो भागीदारी वोटिंग में बढ़ रही है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है? प्रधानमंत्री भी इशारा कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। और दरअसल पिछले 10 सालों से या 12 सालों से आप देखिए कि ये ट्रेंड थोड़ा हुआ है। पहले महिलाएं कम वोट किया करती थी, लेकिन महिलाओं का वोट बढ़ा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस
इस वजह से महिलाओं पर ज्यादा हो गया है। महिलाओं के लिए स्कीम्स, महिलाओं को जो प्रचार में आप देखिए, महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, दोनों पार्टियां कोशिश करती हैं कि महिलाओं को किस तरह से अपने साथ लिया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है महिलाओं का, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ने की वजह से जागरूकता बढ़ रही है, और वो जागरूकता कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान है महिलाओं के इस असर्सन में। वो असर्ट कर रही हैं दरअसल अपने अधिकारों का इस वोट के जरिए। और मैं इसी तरह से देखता हूँ, बिहार का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिहार सरकार ने जी महिला सशक्तिकरण का पूरा प्रश्न है, उसको केवल हम चुनाव तक सीमित ना रखें, बल्कि भारत के समाज की मानसिकता भी बदल रही है। कुछ सर्वेक्षण इस विषय में बहुत प्रासंगिक हैं। ख़ासतौर से अभी थोड़े दिन पहले पीयू ने 24 देशों में अपना सर्वेक्षण किया था, और ये सवाल पूछा गया कि यदि मान लीजिए कि डिसीजन मेकिंग में या निर्णय लेने की ताकत में महिलाएं यदि राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी, तो आपको लगता है कि संस्थाएं अच्छा काम करेंगी कि नहीं करेंगी। एक बहुत बड़ी तादाद में भारत के पुरुषों और महिलाओं दोनों ने ये कहा कि संस्थाओं में यदि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, और साथ साथ वो ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाएंगी। चलिए, महिलाएं ज़्यादा एफिशिएंट होती है, घर से लेकर दफ्तर तक हम सब जानते हैं। राजेंद्र जी आपका, हिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त निकाला।